प्रिवेंशन पे प्रोग्राम चला है 8 साल से। आज एक काउंसलर मैं काम कर रही हूँ। तो आज हमारे यहाँ पे एक कैंपेनिंग हो रहा है कि नशा निवारण पे बात हो रही है कि नशा क्या मतलब नशा हानिकारक है शरीर के लिए। इस चीज़ पे हमारा 18 से 26 तक कैंपेनिंग हो रहे हैं। हमने फील्ड में भी किए। तो आज हमने यहाँ एक स्कूल में प्रोग्राम रखा हुआ जो कि नशा के बारे में आपको बताएंगे कि नशा क्या है। ठीक है, नशा एक क्या है, धीमा जहर है जो हमें अवेयर करना है अपने साथियों को, अपने घर में, अपने पड़ोस में, जहाँ भी मतलब हमें लगता है कि ये नशा कर रहे हैं लोग, तो हमें उनको अवेयर करना है। हम तो चाहिए प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, साथ साथ हम नशे पे भी कर रहे हैं। नशे पे, शुगर पे, टीबी पे, ये चीज़ें हम हर पूरे सराउंडिंग में जो हमारा टारगेट है उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो नशा सबसे बुरी बात है। नशा जब इंसान के दिमाग में हावी होता तो क्या होता है कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, और हमारे शरीर के जो फेफड़े, गला, ऑर्गन्स जितने भी है वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इस पर हम अवेयर कर रहे हैं कि अगर नशा होगा तो इंसान मतलब कि मानसिक स्थिति हमारी कमज़ोर रहेगी, हमारा इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर रहेगा, हमें और बीमारियां भी घेर लेगी। तो एक अगर कोई हमारे घर में अगर कोई नशा करके आता है, कोई हमारा बच्चा है या हमारे घर के कोई औरतों के मतलब पति है, तो पूरा माहौल जो है वो घर का खराब हो जाता है ना, मारपीट होती है। तो इस वजह से क्या है कि हम पूरे जम्बा में हम अवेयर कर रहे हैं, सराउंडिंग में भी अवेयर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी फील्ड होती है वहाँ पे भी हम अवेयर कर रहे हैं। तो आज हमने ये स्कूल इसलिए पहले सर हमने एक फील्ड तैयार की थी कि वहाँ पे एक रिसेंटली कोई डेथ हो गई है ना, तो ऑफिस बुलाए थे हमने, उस साइड की महिलाएँ तो नहीं आ पाई। तो ये जल्दी में हमें फिर यहाँ पे एक ऐसे करना पड़े कि चलो कहीं ना कहीं तो हम कर ही लेंगे। तो ये है नशे पे तो फिर सर भी आए हुए, तो अब आगे जाएंगे आप। यहाँ पे मौजूद सारे सभी जो भी जनता से भी आए हैं, बच्चे भी हैं, कुछ NGO के सदस्य भी हैं। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो ड्रग आजकल की सोसाइटी में जिस तरह से फैलता जा रहा है उसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो आने का जो यहाँ पे कारण है वो भी इसी विषय पे है। ये जो हमारा वीक चल रहा है 26 तारीख तक, जो 18 से 26 चल रहा है, तो वो नशा विरोधी वीक है। उसमें हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, बच्चों को, कि ड्रग से दूर रहें। तो हमारे साथ इसमें जो हमारी टीम है उसमें डॉक्टर्स भी हैं और पुलिस के प्रशासन के कई अधिकारी भी हैं। जैसे हमारे साथ डॉक्टर साहब आए हैं, तो ये आपको नशे के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि ये उसके नुकसान क्या होते हैं वो भी क्लियरली आपको बता पाएंगे। जब किसी इंसान को नुकसान का पता लगता है तो वो उसको ज़्यादा अहमियत देता है कि ये नुकसान होगा तो मुझे ये नहीं करना है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपको कानून के बारे में 2 शब्दों में इतना बताना चाहूँगा कि जो इसका कानून है वो NDPS एक्ट है। NDPS का मतलब है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इस पर जो कानून बना है वो बहुत कड़ा है। इसमें अगर कोई गिरफ्तार होता है, किसी के पास कोई ड्रग होती है, ड्रग 2 तरह की होती है, जैसे कुछ टैबलेट्स भी होती हैं जो दवाएँ होती हैं, और कुछ जैसे चरस गांजा आपने सुना होगा, अफीम, चरस, गांजा, चिट्टा, इस तरह के भी ड्रग्स माने जाते हैं। नार्कोटिक ड्रग होती हैं अफीम, गांजा और चिट्टा, ये जो आते हैं नार्कोटिक्स में आते हैं। जो दूसरी ड्रग्स होती हैं विदाउट प्रेस्क्रिप्शन वो नहीं दे सकते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, तो वो भी अगर कोई लेता है ज़्यादा क्वांटिटी में तो उसको भी ड्रग्स के रूप में NDPS एक्ट में लिया जाता है। तो सज़ा दोनों की एक जैसी है। अगर आपके पास दवाएं मिलेंगी वो जो आप नहीं ले सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगी, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन मिलेंगी, तो उसकी सज़ा भी उतनी ही है जितनी आपको नार्कोटिक ड्रग्स की, जैसे चरस, गांजा या अफीम वगैरह मिलेगा। उसमें बेल के प्रावधान बहुत कड़े हैं। बेल नहीं होती है, जब तक ट्रायल चलता है, केस चलता है, बेल होने के बहुत ही कम प्रोविज़न है। जेल में लोग बंद रहते हैं। अभी भी आप चंबा जेल में जाओगे, वहाँ पे मैक्सिमम जो है वो NDPS एक्ट के अंतर्गत ही जेल में है। अगर वहाँ पे 80 कैदी हैं तो उसमें से 70 कैदी जो है NDPS के अंदर हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि नशा कितना फैल रहा है हमारे सोसाइटी में। तो जागरूक होना हम सभी का एक तरह से ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है, और अवेयर रहना ये ज़रूरी भी है। तो मैं अब डॉक्टर साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो इस विषय में थोड़ा सा आपको बताएं। चलो, हमारे साथ पहले एडवोकेट भी आए हैं, कुछ पुलिस प्रशासन के भी हैं। तो पहले एडवोकेट हैं हमारे साथ, वो कुछ बोलेंगे। अच्छा है, जितने भी यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत अच्छा स्टेप्स आप यहाँ पर चंबा में आ रहे हैं इस तरीके से।
ओशियंस है, चाहे आपका प्रेरणा है, बहुत ही सराहनीय कदम है इस बारे में। और ड्रग अब्यूज़ कैंपेन, एंटी ड्रग अब्यूज़ कैंपेनिंग है हमारी, और 26 को ये इसका इंटरनेशनल डे हम मना रहे हैं। इस पर ड्रग्स जो है आपका, ड्रग्स जनरली दवाइयों के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसका मिसयूज़ करते हैं तो मिसयूज़ में ये फिर अब्यूज़ बन जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने, आप कई बार आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप गए डॉक्टर साहब के पास, कोई पेन किलर आपको मिल गया, लेकिन उसका आप धीरे धीरे आप उसको ना एक एडिक्शन बना रहे हैं, और वो आपकी जो एडिक्शन है वो कब आपका जो है वो आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए तो वो ड्रग एडिक्शन आपकी कन्वर्ट होगी ड्रग डिपेंडेंस, आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए। फिर धीरे धीरे आप उसका जो है कोई सोसाइटी में उसका पैडलर्स बन जाता है, या उसका कंज्यूमर बन जाता है, उस चीज़ को वो कंज्यूम करने लग पड़ता है। तो उसमें फिर अल्टीमेटली ये है कि आप कानून के शिकंजे में आ जाओ। NDPS जो एक्ट है हमारा, उसमें जैसा आपने कहा कि इसमें कड़ा प्रावधान है, 10 से 20 साल तक की सज़ा इसमें है, फ़ाइन है, 1 से 2 लाख का फ़ाइन है। तो वो चीज़ आप उस शिकंजे में ना आए, अपनी लाइफ जो है उसको आप खराब ना करें, और अपने साथ साथ अपने जो आसपास आपके सहपाठी हैं या लोग हैं उनको भी अवेयर करें। तो उस चीज़ के बारे में श्री डॉक्टर साहब को ब्रीफ लगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपसे अर्थ है। और जो मुख्य डॉक्टर हैं स्कूल उनका मुस्लिम के हमारे अध्यक्ष उनका, और सभी बच्चों का और सबसे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। आज के इस अवेयरनेस कैंप ड्रग अब्यूज़ के बारे में अवेयरनेस कैंप मैं ये बताना चाहता हूँ कि नशा एक बहुत ही गंभीर लत है, जो किसी व्यक्ति को अगर बढ़ जाती है तो उससे छुटकाना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले नशे की लत लगने ही नहीं देनी, ठीक है। अभी हमारी जनरेशन जो है इसमें फंसती जा रही है, देखा देखी में या सोसाइटी एक दूसरे के संपर्क में आने से हमारे बच्चे जो हैं आगे से आगे नशा करते जा रहे हैं, और अभी तक तो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं नशा कर रहे हैं। तो देर हो जाती है जब पता लगता है। सबसे पहले माँ बाप को अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे की एक्टिविटी क्या हो रही है, पहले क्या करता था, क्या कर, अब वो बात नहीं करता है या अकेला अकेला रहता है। अगर ऐसा करता है तो उस पर जो है निगरानी रखी जाए। बीड़ी से स्टार्ट है, सिगरेट से स्टार्ट है, शराब आदि, अपना भांग आदि, हेरोइन आदि चिट्टा जिसको हम लेते हैं, हेरोइन, कोकीन, अफीम, और दूसरी मेडिकल नशा है। मेडिकल में मतलब ज़्यादा उसका हम मिसयूज करते हैं, ज़्यादा डोज लेते हैं, तो उसमें बच्चे आदि हो रहे हैं। ये जो चिट्टा है इसके आजकल बच्चे जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको पानी में घोल के कई पी रहे हैं, उसका धुआं लेते हैं। तो जो बच्चे वो डोज लेते हैं वो स्पॉट पर डेथ भी हो रही है उनकी। यही जगह जो इंदौरा का हमारा इलाका है, इस साइड जो है 18 20 साल के बच्चे जो हैं वो मृत अवस्था में मिले पड़े, और उनकी अपने बच्चों की भी चेक करनी चाहिए बाजू में इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो हमें सोसाइटी को अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। और यंग जो पढ़ रहे हैं बच्चे, इनके लिए मेरी वो है गुजारिश है कि नशे की तरफ न जाए। नशा करोगे तो जिंदगी पूरी बर्बाद है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं।
बीमारियाँ आपको लगेगी, बुरी आदतें आपको पड़ेगी, चोरी करेंगे, क्योंकि नशे की पूर्ति, क्योंकि नशा जो है इतना आसान नहीं है, सस्ता भी नहीं है। एक डोज लेना होगा तो 2-2.5 हज़ार का मिलेगा। तो पैसा तो होगा नहीं, डिमांड करेगा घरों से, घर वाले नहीं देंगे तो फिर चोरी करेगा, इसलिए तो खराब कर देगा। ठीक है जी। तो मेरा तो यही आपसे अनुरोध है कि अगर आपको कोई बोलता है कि समाज में कोई बंदा जो नशा बेच रहा है तो हमें कॉल करें, हमारे नंबर में, चौकी का नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। वो बंदा हमें बताएगा फलाना बंदा ये ऐसा काम कर रहा है, उसका हम नाम नहीं लेते। जो हमारा इन्फॉर्मर होता है उसका हम नाम कहीं भी शो नहीं होता, ना तो फाइल में आता है कहा उसका नाम जो किसने हमें बताया था, और ना हम आगे उसका समाज में शो करते हैं। हम लिखते हैं मुखबर खास से सूचना मिली, जो हम कोर्ट में फाइल देते हैं उसमें भी ये लिखा होता है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो अगर नशे को प्रतिबंध होना है तो हमें सबको, पुलिस को भी और समाज को भी एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी मतलब इसका जो है हो सकता है, विभाग हो सकता है। तो इससे ज़्यादा मैं बताऊँ आपका हम स्टार्ट करें। अगर इलेक्ट्रिशियन में चाहें तो श्री विशाल पंडल जी एसडीएम चंबा, उनकी वजह से हम आपके बीच में आपके सामने अपनी बातें रखने के लिए हमें जो वक्त मिला है मैं कंक्लूड कर दूँगा 5-10 मिनट में, क्योंकि बच्चों का लंच ब्रेक भी हमने रोक के रखा हुआ है। जैसे नहीं है, चलो ठीक है, तब भी जल्दी नहीं करेंगे। जितने मोबाइल चल रहे हैं ना वो बंद कर दे, है ना। वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे मैसेज आपको चला जाएगा, यहाँ से चंबा की जनता को चला जाएगा, तो बात सुनने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं कल से, तो हॉलीडेज होमवर्क के साथ एक काम आपको ये भी है कि आपने अपने आसपास के पड़ोस, अपने मोहल्ले के, अपनी कम्युनिटी के लोगों को अवेयर करना है। ये जो कैंपेन पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, स्पेशली कोर्ट के माध्यम से 7 दिन का कैंपेन चल रहा है, इसके साथ साथ पूरे चंबा में या पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे इंडिया में इस वक्त टोबैको फ्री यूथ कैंपेन चल रही है। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन में 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है। हम बाकी नशों में भी अगर टाइम मिलता है, वक्त मिलता है तो उस पर भी फोकस करेंगे, बट 4 चीज़ों पे तम्बाकू मुक्त युवा कैंपेन जो चल रही है उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं इसको मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें जो करना है, स्कूल में, कम्युनिटी में, गाँव के स्तर पे रोबस्ट IEC करनी है। हमारी ओशन संस्था और साथ में बाकी संस्था के लोग हैं, उनसे भी गुजारिश है, आप बड़े डीपली हमारे समाज में आपके लोग हैं, तो आपके थ्रू ये मैसेज जन जन तक पहुँच सकता है। तो रोबस्ट IEC में हमने नशे के दुष्प्रभाव इंक्लूडिंग टोबैको के ये सबके सामने रखने हैं, और रखने ही नहीं है, उनको अपनी टीम में सम्मिलित कर करके इस पर काम करना स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने कुछ सेट टारगेट रखे कि 31 जुलाई से पहले हमें ये टारगेट अचीव करने हैं, और उस टारगेट को अचीव करने में प्रशासन, शासन और हमारी जन की सहभागीदारी होगी, तभी हम इसमें कुछ कर पाएंगे। और इसकी असेसमेंट 31 जुलाई के बाद स्टार्ट होगी, वो स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी असेसर हमारे पास आकर के उसको असेस करेंगे। तो सबसे पहली बात समझ आ गई कि हमने IEC करनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, एजुकेट करना है, कम्युनिकेट करना है कि कितना घातक है नशा। ये स्पेसिफिकली आज हम बात कर रहे हैं तम्बाकू के बारे में। दूसरी चीज़ जो हमने बात करनी है उसमें आ रहा है हमारा टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मैं आपके स्कूल में देख रहा था, यहाँ पे टोबैको फ्री एरिया, टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बोर्ड लगे हुए हैं। बाहर आपके यहाँ पे ऐसे बोर्ड भी लगे जहाँ पे बताया गया कि कैंसर, तम्बाकू के सेवन से कैंसर होता है। आपकी यहाँ पे रैली भी ऑर्गेनाइज करी गई होंगी 31 तारीख को। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं बच्चों। दूसरी बात जो मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, कि हमारे लगभग 1800 के करीब स्कूल हैं चंबा जिला में, और डीसी साहब के द्वारा ये लक्ष्य हमें सबको मिला है कि सबके सब जितने भी स्कूल हैं हमारे, वो सभी टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने बनाना है, सर्टिफाई करना है 31 जुलाई से पहले। इसमें भी मैं बच्चों की और जो विभिन्न हमारी संस्थाएँ हैं इनसे मैं निवेदन करूँगा कि ये भी जा करके अगले 1 महीने में इस पर काम करें। तीसरा जो हमारा काम आएगा, हमारे जन सहभागीदारी होगी IEC के थ्रू, हमारे स्कूल्स कवर हो गए। तीसरा अब हमें पंचायतों को कवर करना है। चंबा में लगभग 503 पंचायतें हैं,
पंचायतों से जाने से पहले मैं ये बता दूं, ये जैसा आपका फॉर्मेट है, इस टाइप के फॉर्मेट सभी स्कूलों के द्वारा भरे जा रहे हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं ये 9 पॉइंट्स हैं और इन 9 पॉइंट्स के 100 अंक हैं। जो भी स्कूल इन 100 अंकों में से 90 नंबर पूरे कर लेता है, या 90 से ज़्यादा अंक ग्रहण करता है, तो उसको टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट इशू होता है BMO के द्वारा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में। ऐसी ही एक चेकलिस्ट पंचायतों के लिए भी है। 503 पंचायतों का लक्ष्य है और अगले महीने जब ग्राम सभा होने वाली है तो वहाँ पर रेजोल्यूशन पास करने की उनको हिदायत दी गई कि रेजोल्यूशन पास करें और ये निर्णय लें ग्राम सभा के सदस्य कि हम अपने पंचायत को तंबाकू मुक्त करने वाले हैं। पहले तंबाकू से स्टार्ट करें, फिर बाकी नशाओं पर भी प्रहार करने की बारी आएगी। देखिए, इसकी भी एक गाइडलाइन है जो फॉलो करनी पड़ेगी पंचायत के लेवल पर पंचायत के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो भी पंचायत तंबाकू मुक्त घोषित करी जाती है होगी, उसे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की धनराशि जो इनाम के तौर पे मुहैया करवाई जाएगी, जिन्हें वो डेवलपमेंटल काम के लिए अपने पंचायत में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। चौथी चीज़ें हमारे पास आती कि एनफोर्समेंट। आपको शायद पता ना हो, आज से पहले किसने बताया ना हो, बट सिगरेट एंड अदर टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक एक्ट बना हुआ है 2003 में, जिसकी एनफोर्समेंट के लिए अब अलग अलग लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे स्क्वाड्स बनी है, फ्लाइंग स्क्वाड। वो आपके स्कूल की इर्द गिर्द के इलाकों पे भी फ्लाइंग पे आएंगी और अलग अलग अपने ब्लॉक के स्तर पे भी फ्लाइंग पे जाएंगी। तो अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसको फाइन भी होगा, उसके जितने भी अनऑथराइज्ड उसके पास तंबाकू प्रोडक्ट या बाकी चीज़ें होंगी उसको कन्फिस्केट भी करा जाएगा और उन्हें जज साहब के कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। और अगर कोई धूम्रपान करता हुआ पाया गया तो स्कूल के 100 गज के दायरे में किसकी दुकान है और उसको हम अगर चलान करते हैं सेक्शन 46 में और वो बोलता है कि मैंने पैसे नहीं देने, है ना, रिसीप्ट मना कर देता है, तो उसका वो सब आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के हम SDM कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, नायब तहसीलदार कोर्ट में उसे पेश किया जा सकता है पुलिस के अधिकारी के द्वारा। अभी तक जो चंबा में या बाकी हिमाचल में काम चल रहा था उसके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा पुलिस के विभाग को। अभी तक यही लीड कर रहे थे, बट इनके साथ अब बाकी लोग भी जुड़ करके काम करने वाले हैं, तो मुझे लगता है इसके जो रिजल्ट हैं और ज़्यादा अच्छे निकलने वाले हैं। आपसे गुजारिश रहेगी क्योंकि चंबा के आर पार है तो इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको अप्लाई करें। तो ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई अभी तक, ये हम काम करने वाले हैं। अब आगे बात आती है कि हम नशे के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं। जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो हम नॉर्मली कौन से ड्रग्स की बात करते हैं? जो दवाइयाँ डॉक्टर देता है आपकी तकलीफ को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, है ना। तो एक तो वो ड्रग होगी। जो हम आज बात करें वो साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, जिनको लेने से हमारा मूड चेंज होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है ना, हमारी कॉग्निशन चेंज होती है, हमारी परसेप्शन चेंज होती है। समझ आ रही मेरी बात? ऐसे ऊपर से तो नहीं उड़ते हुए जा रही है बात। परसेप्शन है जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, जो हमें बताते हैं वो अल्टर कर जाती है। आंखें, कान, जीभ, नाक, स्किन, इससे हमें पता चलता है अपने एनवायरनमेंट के बारे में। और जो नशीले पदार्थ हैं ये इन सारी चीज़ों को अल्टर करते हैं, इनकी सेंसेशन को, है ना। तो ज़्यादा जोर से सुनना स्टार्ट हो सकता है, जो चीज़ है नहीं वो दिखना स्टार्ट हो सकता है, जो चीज़ें स्मेल नहीं है वो स्मेल होना स्टार्ट हो सकता है ना। ऐसे ऐसे बिहेवियर में और मूड में और सेंस में चेंजेस आती है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसमें भी बाधा आती है नशे के प्रभाव में। तो पहली बात करते हैं हम अल्कोहल की। अल्कोहल के बारे में सभी को पता है? यस सर। क्या पता है अल्कोहल के बारे में? क्या है अल्कोहल? सर अल्कोहल सर जहर होता है। ठीक है, पर हम लोकल लैंग्वेज में अल्कोहल को क्या बोलते हैं? शराब। सभी को पता है शराब? और मुझे नहीं लगता कि हमारे घरों में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में शायद भी कोई ऐसा शख्स हो जहाँ पे शराब का सेवन ना होता हो। अगर हम शुरुआती से बात करें तो शराब का सबसे ज़्यादा असर जो है हमारे ब्रेन, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड करने लगती है जितना ज़्यादा शराब का सेवन करेंगे। और सिर्फ दिमाग पे ही इसका असर नहीं है, इसके साथ साथ हम लीवर कैंसर के जितने केसेस देखते हैं उनमें भी शराब का ही योगदान है। और अगर किसी का लीवर खराब हो जाता है, लीवर का कैंसर हो जाता है, बोलते हैं डॉक्टर के लीवर को रिप्लेस कराए, है ना, तो वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में है। तो इन सारी चीज़ों से अगर बचना है, अपने घर वालों का, सोसाइटी का ब्रेन को ठीक लेवल पर रखना है, सामाजिक सौहार्द बना के रखना है, पैसे की वेस्टेज नहीं करनी है,
तो सिर्फ हमने शराब को छोड़ना है, मना करना है। बच्चों के बीच में आकर के या आप सभी लोगों के बीच में आकर के बात करने का ये मकसद है कि ये जो एज ग्रुप है ये वल्नरेबल एडोलेसेंट ग्रुप जो वल्नरेबल है, इसमें समझने की और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी जो मैच्योर लोगों से थोड़ी कम रहती है और पीयर प्रेशर भी इस एज ग्रुप में ज़्यादा रहता है। इसी एज ग्रुप में बच्चों को ये पता नहीं चलता कि अपनी जो एनर्जी है उसको किस डायरेक्शन में लेकर के जाए। तो टीचर्स जो आपकी संस्थाएं हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनको इस पर काम करना पड़ेगा बच्चों के साथ, क्योंकि अगर हम बच्चों को इस एडोलेसेंट एज ग्रुप में बचा गए तो फिर चांसेस बड़े ज़्यादा कम हो जाएंगे कि आने वाले भविष्य में ये किसी प्रेशर में आकर के या किसी वजह से नशे के उसमें जाए, जंगल में फंसे। तो एक तो शराब हो गया, उसके बाद टोबैको की बात कर ली। टोबैको में इसलिए कर रहे हैं बात क्योंकि हमारा अभी सारा फोकस ही टोबैको के ऊपर चल रहा है। तो टोबैको क्या कोज करता है, क्या होता है टोबैको सेवन करने से? पहले ये बताओ टोबैको होता है कितने टाइप के तम्बाकू? सर 3-4 प्रकार के। कौन कौन से? सर वो सर नाम नहीं है ना सर पता। अच्छा, फिर भी बताओ तो तम्बाकू के बारे में क्या पता है? सर तंबाकू सर एक वजह है जिससे सर जो हमारे लीवर और फेफड़े जो हैं सर वो खराब हो जाते हैं और सर उससे सर माउथ कैंसर होता है और सर जो सिगरेट वगैरह उनमें सर निकोटीन वगैरह पाया जाता है, इससे सर हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। इसके लिए तालियां बजाओ। अगर इस लेवल पे बच्चा इतना जानकारी रखता है तो मैं अप्रिशिएट करूँगा यहाँ के टीचर्स को और बाकी सभी लोगों को जो बच्चों को ये सारी जानकारी दे रहे हैं। और अगर एक बार बच्चों के दिमाग में ये पता चल गया कि इस तम्बाकू से कितने भयंकर रोग होने वाले, तो तम्बाकू सिर्फ एक, जैसे आपने कैंसर की बात करी, तो शरीर में होने वाले जितने भी कैंसर है उनमें अगर कोई एक रिस्क फैक्टर हमने ढूंढना हो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वो तम्बाकू है। तो तम्बाकू की हम बात कर रहे थे कि 2 टाइप की, एक तो है चबाने वाला तम्बाकू और एक है धुएं वाला तम्बाकू। दोनों ही हानिकारक हैं हमारे शरीर के लिए। और तम्बाकू के हम और भी बताते हैं कि एक तो होता है कि आप एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं कि मैं सिगरेट या बीड़ी या कोई और सिगार कंज्यूम कर रहा हूँ या पाइप कंज्यूम कर रहा हूँ उसका, उससे निकलने वाला धुआं जो है वो पैसिव स्मोकिंग है। मान लो कि अगर यहाँ पे भाटे जी अगर स्मोक कर रहे हैं और हम सारे लोग बैठे हुए हैं तो इनके सिगरेट से जो धुआं निकलने वाला है वो हमारे सबके अंदर जा रहा है, तो हमें भी उतना ही नुकसान करेगा जो पीने वाले को करेगा। और एक थर्ड हैंड स्मोक है कि जिसमें ना धुआं ना बाकी चीज़ें, इसका कुछ पर्टिकुलर मैटर जो सेटल कर जाता है आपके कपड़ों पे, आपके बेंचेस पे, आपके डेस्क पे, जितने भी आपकी सारी चीज़ें आपके साथ, वो आपके साथ ही मूव करते हैं, वो भी हार्मफुल है हमारे लिए ना थर्ड हैंड स्मोक। हमें ये भी याद रखना है। इसके अलावा सर से लेकर पाँव तक, और आज जो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात कर रहे हैं, गैर संचारी रोगों, उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर रोल है तो टोबैको का ही, तम्बाकू का है। घर घर में कौन सी बीमारी है आजकल? टीबी भी है, और आप टीबी पे काम कर रहे थे, आप टीबी की बात करेंगे, कैंसर और बीपी शुगर। तो ये जो बीपी शुगर की बात करें ना, बीपी मतलब ब्लड वेसल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, उनके लिए अगर सबसे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है तो फिर से कौन सा आ गया? तम्बाकू। तो बच्चों अगर हम कैंसर की बात करें ना तो मुंह का, जीभ का, गले का, पेट का, हर जगह के जहाँ भी अपने कैंसर की बात करनी है उसमें कुछ ना कुछ रोल जो है वो टोबैको का है, क्योंकि तम्बाकू के अंदर हजारों की संख्या में जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कैंसर कोज करते हैं, ये याद रखना हमने। इसलिए हम अपनी छुट्टियों में जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर हमने ये बात करनी है कि तम्बाकू का सेवन क्यों नहीं करना है। जब आप उनको बताएंगे तो वो भी करना बंद करेंगे, ठीक है। खुद के लिए सेहत के लिए नुकसान है, पर बाकी की सेहत के लिए भी नुकसान है। इसके अलावा अगर हम और इन्फेक्शन की बात करें तो अगर हम आँखों से स्टार्ट हो जाए तो कैटरेक्ट, ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किन के जो आपके, सभी को तो अच्छी स्किन चाहिए ना, पर स्किन को भी डैमेज होता है, बालों को भी डैमेज होता है। अगर हम गले में आ जाए तो फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस, बड़ी सारी बीमारी इन्फेक्शन है, पेट्रिकुलरी टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस, जिनकी वजह से हमारा गला प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद गम्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, जिंजिवाइटिस हो जाएगा, दांतों की डेंटल केरीज होना स्टार्ट हो जाएगी, मुंह से गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, खाना पचना कम हो जाएगा, डिस्पेप्सिया हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, समझ रहे हैं। कई बार हमारे पैरों में जो धमनी होती है उसका सर्कुलेशन बंद हो जाता है सिगरेट की स्मोकिंग की वजह से, तो कई बार उसका गैंग्रीन हो जाता है, तो वो एम्पुटेट करना पड़ता है, या तो अंगूठा या तो पैर या तो फिर पूरी की पूरी टांग।
तो ऐसी इसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है। बट हम अब हार्ट के ऊपर बात करते हैं, ब्लड वेसल के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर बात करते हैं। क्यों? आने वाले टाइम में हम ये देख रहे हैं कि 2030 तक बड़ी सारी भारी मात्रा में 30 से 70 साल की उम्र में जो लोग मरने वाले हैं वो या तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मरने वाले हैं या फिर है ना ब्रेन से कोई रिलेटेड है, किडनी के डिजीज से मरने वाली है। इनको हम संक्षिप्त में बताएं तो इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या फिर गैर संचारी रोग बोलते हैं। तो ये जो हमारी सारी भागदौड़ लगी हुई है ना टोबैको के ऊपर, हम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में 2030 के बाद हमारे बड़े सारे लोग जो हैं इन सारी चीज़ों की वजह से बीमारियाँ हैं और बीमारी की वजह से कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी जान ना चली जाए। तो आज से ही हमें बंद करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। रक्त की धमनियों को ये हार्ड कर देता है और हार्ड हो जाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो अंदर खून की धमनियों को और हार्ट को ये ब्लॉक भी करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस भी होगी, कहीं में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो उससे प्रॉब्लम होगी, कहीं में अगर शुगर है तो शुगर के भी फ्लैक्स बनते हैं। तो हर तरह से जो है और ज़्यादा सिकुड़ती चली जाएंगी, धमनियाँ हार्ड होती चली जाएंगी और उसका फिर इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर कोई ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा दौड़ता भागता है तो पहले तो शुरू स्टार्टिंग सिम्पटम्स होंगे कि दिल में दर्द होना स्टार्ट होता है। और कई बार वो क्लोट या फिर वो प्लाक जो अगर किसी धमनी में जाके फंस जाता है तो वहाँ पर वो MI भी कर सकता है जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ब्रेन में जा करके अगर यहाँ से डिसलॉज होकर ब्रेन में जाकर फंस जाता है तो स्ट्रोक भी कर सकता है। किडनी के किसी ब्लड वेसल में चले जाता है तो किडनी फेलियर भी कर सकता है। उसी तरह किसी भी ऑर्गन में चले गए तो उस ऑर्गन की डैमेज कॉज करेगा। इस यूज़ करने से मना करना है। इसके बाद चिट्टा भी है, जैसे हमारे पुलिस के अधिकारी ने सर ने भी बात करी। चिट्टा जो इम्प्योर फॉर्म है हीरोइन की, बट ये बड़ा ज़्यादा एडिक्टिव है। इतना ज़्यादा एडिक्टिव है अगर आप इसकी 1 या 2 डोज ले लोगे तो तीसरी डोज के लिए आप खुद ही ढूंढोगे ये कहाँ से मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें ये हो जाएगी कि महंगा नशा है, महंगे नशे के लिए पैसे चाहिए होंगे। और अगर हमारे पास पहले तो घर से ये क्राइम स्टार्ट होंगे, फिर सोसाइटी में क्राइम बढ़ेंगे और इस तरह से सिर्फ घरों का ही नहीं कम्युनिटी का भी डिग्रेडेशन होगा। इंसान की खुद की हेल्थ तो जा रही है, इकोनॉमिकल लॉस तो हो रहा है, समाज में भी जो आपसी भाईचारा और संप्रभुता थी वो भी खत्म होगी क्योंकि जगह जगह क्राइम भी बढ़ना शुरू होगा। तो बच्चों बात आती है कि सारे लोग जो हैं नशे की तरफ जा क्यों रहे हैं, है ना। हमने बात तो कर ली कि नशे इतने सारे हैं, नशे की वजह से इतनी बीमारी है, नशे में जा क्यों रहे हैं। जब मेच्योरिटी की उम्र में पहुंचोगे तो शायद हमारे पास पता होगा कि नशा करना हानिकारक है, हम नहीं करेंगे। बट आपकी एज में ना बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक पीयर प्रेशर भी है। ठीक है, हमने एक बात तो ये भी कि सोशली इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल बना रखा है कि कहीं पर भी चलते फिरते लोग जो है तम्बाकू का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो पीने वाला हो चाहे वो खाने वाला हो, और कोई उन्हें मना नहीं करता है। या तो पुलिस के अधिकारी मना करेंगे या कोई जागरूक इंसान है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, प्रेरणा संस्था और रोशन संस्था के लोगों को भी मिलकर के काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हम सारे काम करते रहे और शरीर में बीमारी होना स्टार्ट होगी तो फिर वो घाटी जी जितना काम कर रहा है सब जीरो पे आ जाएगा। दूसरी बात, पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। तो कल हमारी एक बड़ी अच्छी वर्कशॉप हुई थी, हमने बच्चों ना कहना सीखना है। क्या ना, अगर कोई आपको नशे के लिए बोलता है कि इसको खाने से बड़ा अच्छा है, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट है, इससे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, तो हमने क्या बोलना है ना, उसको हंस के टाल देना है या बोलना कि मेरे को कहीं और ज़रूरी काम है, या फिर अपने बच्चे बड़ों को बताना है, टीचर्स को बताना है कि ये हमें ये चीज़ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो दैट उस पर नेसेसरी एक्शन लिया जा सके। दूसरी बात, हमारे बच्चे जो वो बड़े एनर्जेटिक हैं, है ना, तो पढ़ाई के अलावा इनकी एनर्जी बड़ी सारी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे लगनी चाहिए। बट अब के टाइम में हमारे बच्चों के पास इतनी सारी जगहें नहीं, इतनी सारी चीज़ें नहीं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जहाँ पे अपनी एनर्जीज को लगाएं। पर अगर हम धीरे धीरे करके सोचना स्टार्ट करें ना तो बड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे बच्चों के लिए जहाँ पे वो एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। इसलिए छोटी उम्र से बच्चों को जिसको जो जो अच्छा लगता है, हॉबी के बच्चे कोई हॉबी है बैठ करके बता, बनना नहीं चाहती, क्या अच्छा लगता है, गाना गाती है, हाँ खेलती है, पेंटिंग करती है, बॉलिंग रही है, दोस्त तू बता क्या हॉबी क्या है। खेलना, किसी और की हॉबी, रीडिंग, डांस,
ड्राइंग, हाँ ड्राइंग। तो ये जो 4-5 चीज़ें हमने बात करी ना, यही वो सारी चीज़ें हैं जो इनके बड़े होकर के कोपिंग मैकेनिज्म बनेंगे। तो छोटे होते मेरे टीचर से भी अनुरोध है कि बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है उनको अच्छी से अच्छी तरह से हम निखार सके, वो हमारा प्रयत्न रहना चाहिए पढ़ाई के अलावा। तो डांस करना, गाना गाना, किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, पोइट्री है ना, ड्राइंग, डेक्लेमेशन, इसके अलावा और क्या चीज़ होगी, स्पोर्ट्स, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई मेडिटेशन करता है, ये सारी चीज़ें आपके कोपिंग मैकेनिज्म बनेंगे ताकि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा तनाव आए, चाहे वो पढ़ाई की वजह से आए, चाहे वो आगे जाके किसी टेस्ट की वजह से आए या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आए, तो थोड़ी देर गिटार बजा लिया, थोड़ी देर गाना गा लिया, थोड़ी देर पेंटिंग कर ली, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर ली, तो ये नेचुरली आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे और आपकी टेंडेंसी को कम करेंगे कि आप किसी नशे की तरफ जाएं। तो सिर्फ बच्चों आपके लिए नहीं है, आपके घर में और भी बड़े भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके साथ भी आपने जा करके ये बात शेयर करनी है। मुझे लगता है 15-20 मिनट हम बात कर बैठे हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सिर्फ इससे नहीं, इसके अलावा भी कोई और भी क्वेश्चन है, अदरवाइज हम उसको वेंडअप करते हैं। कोई क्वेश्चन आपका? अगर नहीं है तो यहाँ से ये प्रण लेके चलें कि यहाँ पे सिर्फ ये लेक्चर नहीं था कि आप सुन करके चले गए, हमें काम करना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे भी हम रहते हैं, और उसका रिजल्ट देखने के लिए हम 31 तारीख के बाद फिर से आपके बीच में आएंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जुडिशरी के लोगों के साथ मिलकर के काम करेंगे जोर से। वो तो फोन पे बात कर रहे थे, समझ आई? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर पेशेंस। अथॉरिटी के हमारे बीच में जज विशाल कोंडल जी का यहाँ पे आने पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कन्वर्सेशन सर है, उनका भी स्वागत करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ पे जो हमारा सुल्तानपुर का मिडिल स्कूल है, इसमें हमने सिर्फ शायद 15 मिनट का समय भी नहीं दिया था इन स्कूल को, पर उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है, उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया। तो पहले तो मैं यहाँ पे आया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं कहूँगा कि ये सारे बच्चे मुझे अपने परिवार की तरह लगते हैं। इन सब बच्चों के साथ मैं अमूमन मिलता रहता हूँ, चलते रहते हैं। तो आज जो हमारा यहाँ पे जो चल रहा था ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड था, तो हम जो नशे के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग बहुत सारे बच्चों से हम रूबरू होते हैं। तो जितना बेहतर यहाँ के टीचर्स जानते हैं शायद हम सोच भी नहीं सकते। हम तो सिर्फ मात्र 1 घंटा भाषण देंगे या कोई मुहिम चला देंगे, पर सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ता है वो एक टीचर्स को और एक पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। कागजों में बहुत सारी योजनाएँ चलती है, पर जितना मैंने पिछले 1.5 साल यहाँ पे हमारे साथ बच्चे रहते हैं, तो हम टीचर से भी जानने का प्रयास करते रहते हैं। तो लगभग यहाँ पे हमने अमूमन देखा कि मात्र 3-3 साल के बच्चे भी बीड़ी पीते हैं, जो सुनने में बहुत ज़्यादा एक अलग लगेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं, और जब मैंने ये देखा कि 3-3, 5-5 साल के बच्चे कैसे बीड़ी पी सकते हैं, तो फिर मैंने कोशिश की। तो सबसे पहले ये देखा कि बच्चों को ये भी नहीं पता होता था कि बीड़ी सिगरेट होती क्या है, पर जब उनके माँ बाप पीने के बाद उस चीज़ को फेंक देते थे तो वो सोचते थे कि यार ये क्या खाने पीने की चीज़ होगी, तो हम भी इसको क्यों ना ट्राई करें। तो धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैंने खुद से देखे कि यहाँ पे नशा करते थे। टीचरों ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे। मैं कहता हूँ बहुत सारे पंचायतों में स्कूल्स हैं, बहुत सारे वार्डों में स्कूल हैं, पर यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा स्लम एरिया भी यहाँ पे है, बहुत सारे एरिया जो प्रवासी लोग भी यहाँ पे रहते हैं, अगर उनको देखा जाए तो यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ के टीचर्स ने मेहनत की है ना, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। तो एटलीस्ट अपने टीचर्स के लिए एक बार जरूर कह करो। शिक्षा के साथ साथ हमने देखा उन्होंने हर चीज़ में, चाहे यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी, कोई भी चीज़ होती, चीज़ में फेल करने का मादा रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ में बहुत ही एक्टिव है। तो सर जैसे कि हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, या वो बीड़ी पीते थे, गुटखे खाते थे, नशे करने के सब नशे लगभग इस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। कागजों में आज भी कहते हैं कि गुटखे बैन है, सिगरेट बैन है, शराब बैन है। आज आप कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जहाँ पे ये चीज़ आपको ना मिले। पूरे में ये चीज़ें आज भी बिक रही है। सरकारी तौर पे देखा जाए तो ये दिखाया जाता है कि भाई हिमाचल में तो ये है नहीं, ठेके के अलावा कहीं शराब नहीं बिक सकती। शाम को निकले तो सबसे ज़्यादा हर दुकान में ओपनली शराबें बिकी होती है।
टेस्ट की बात करती है तो सरकार दिखाती है कि हमारे यहाँ पे कुपोषण कोई नहीं है, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो इतने सारे कुपोषित बच्चे आज भी हमारे यहाँ इर्द-गिर्द देखने को मिलते हैं, जिनको हम टाइम चेक करते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो मुहिम हम कई बार शुरू करते हैं, मान लो हमने स्कूल का शुरू किया तो आज 1.5 साल हो गए, योगा का शुरू किया तो लगभग 2 महीने हो गए, ताइक्वांडो का शुरू किया तो 1 साल। ये मुहिम मतलब घंटे भर की ना रहे कि हम यहाँ से चले गए, भाषण दिया और चले जाए। हम आएँ, जैसे यहाँ पे टीचर रेगुलर टाइम देते हैं, जैसे यहाँ पे हेल्थ कैंप, तो हम चाहेंगे महीने में 1-2 बार आएँ और इनको काउंसलिंग करें इनके। और जो बच्चे जाते हैं वो बच्चों की गलती नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें टीचर तो फिर भी 6 घंटे रहेंगे, पर सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो पेरेंट्स को काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए, कि उनके पेरेंट्स को बताएं कि देखो अगर तुम ये चीज़ करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा नुकसान तुम्हारे बच्चे के, क्योंकि इंसान जो माँ बाप होते हैं वो किसके लिए करते हो, बच्चों के लिए करते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा अगर तुमको जितना मर्जी भी कमा लें, अगर उनका बच्चा जो नशे में चले गया उनके लिए वो सब कुछ खत्म है। तो आज के टाइम में कहते थे कि पहले एक छोटा सा खाली बीड़ी सिगरेट और गुटखे का ही नशा होता था, पर एक छोटे से समय में आप देखो तो चिट्टा जो है वो चंबा में बहुत ज़्यादा बिकने लगा है। और चिट्टे के हमारे सामने पिछले 1 साल में कितने सारे जो बच्चे हैं वो चिट्टे की वजह से भी मर चुके हैं। तो हम ये चाहेंगे बच्चों कि देखो आप, हमें बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें बताते भी रहते हैं, सर ये बच्चा आज बीड़ी पी रहा था, ये बच्चा जो आज सिगरेट पी रहा था, ये बच्चे जो गुटखे खा रहे थे। ये चीज़ आप में होनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई बच्चा बीड़ी पीता है, अगर आपके सामने कोई बच्चा गुटखा लेता है, अगर आपके सामने आस पड़ोस में शराबें आज भी बिकती है और आप लोग हमें बताते हो, और आप ये बात हमें खुल के बताएं कि यहाँ पे ये सिगरेट पी रहा है, यहाँ पे ये शराब बिकी जा रही है, तो जैसा आपका मोटिव यही था यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम लोग सोचते हैं हम क्यों बोले, हमारे घर वाले उस चीज़ के लिए पहले ही मना करते हैं, तुमने नहीं बोलना, वो पी रहा है तो तेरे से थोड़ी ना लेके पी रहा, तुमने क्यों, कोई इससे बुराई नहीं बोलना चाहता। पर आप सबको आगे, अगर सब लोग यही सोचेंगे तो हम समाज को कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम सबको ही आगे आना पड़ेगा। आप में से कल बच्चे जो वो जजेस बन के आएंगे, आप में से बच्चे कल डॉक्टर बन के आएंगे, आप में से बच्चे कल टीचर बन के आएंगे, पर उन सबसे पहले हम सबने एक इंसान बनना है, ठीक है ना। तो बच्चों आप सब आगे बढ़ो, आपका एक ब्राइट फ्यूचर हो। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल में लाइनें लगती हैं, कुछ पूछना हो? हाँ, इसी विषय में टीबी से कैसे बचते हैं, ऐसा पूछ सकते हो आप? डॉक्टर आप सामने आए हुए, कैसे बचते हैं आप लोग? करते हैं काउंसलिंग। पहले तो टीबी बच्चों, जब मैं टोबैको की बात कर रहा था ना, हमने कैंसर की बात करी थी और टोबैको से जुड़ी प्रॉब्लम जो फेफड़े की थी वो हमने बातें नहीं करी थी, है ना। तो फेफड़े में होने वाली टोबैको की वजह से जो रिस्क फैक्टर है उसमें निमोनिया हो सकता है, COPD हो सकती है, कोई मेडिकल टर्म बता रहे हैं ना, ब्रोंकिएक्टाइटिस है, वो हो सकता है, TB हो सकता है। TB होने के लिए भी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो कौन सा है? स्मोकिंग है। अच्छा, TB क्या होता है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से जनित ये बीमारी है, और ये एरोसोल की फॉर्म में हवा में तैरती है, जाकर कहीं पे सेटल हो, जब एरोसोल सेटल हो जाते हैं इस तरह से ये बीमारी फैलती है। ये हिमाचल के उसमें देखा जाए, चंबा के उसमें देखा जाए तो चंबा में सबसे ज़्यादा मरीज़ आपको TB के मिल जाएंगे। घबराने की बात ये है कि ये अगर हमारे एटिकेट्स ठीक नहीं है, हम छींकते खांसते हैं बिना हाथ रख के, रुमाल रख करके, तो हवा के ज़रिए करोड़ों के हिसाब से बैक्टीरिया जो है वो हवा में निकल आते हैं और वो सस्टेन रहते हैं हवा में और फिर कहीं पे सेटल कर जाते हैं, है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में ना झाड़ू नहीं लगते हैं, मोपिंग होती है। झाड़ू इसलिए लगता है, झाड़ू लगेगा तो वो जो अगर कोई सेटल बैक्टीरिया वो कहीं उड़ करके फिर से हवा में ना आ जाए और जो सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में ना सेटल हो जाए। हमारी जैसी कम्युनिटी में इंडिया में बड़े सारे लोगों के अंदर TB का बैक्टीरिया इस समय भी होगा, स्पेशली हॉस्पिटल सेटअप के लोगों में, क्योंकि इतना प्रेवलेंट है। वो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इस टाइम ठीक है। जिस समय हमारी इम्यूनिटी कम होएगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। बट इससे बचा भी जा सकता है और इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी है। पहली बात कि अगर बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों में चला गया, है ना। TB भी 2 टाइप की है, एक तो पल्मोनरी TB जो सिर्फ फेफड़े में हो रहा है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो फेफड़े के बाहर भी TB हो सकता है किसी और जगह का, है ना। जैसे दिमाग का TB हो जाता है, स्पाइन को हो जाता है ना, आपकी जितनी भी होलो विस्कस ऑर्गन सभी जगह में हम TB देखने को मिलता है हमें। अब बचे कैसे? बचे ऐसे अगर टाइमली हमारा इलाज हो। टाइमली इलाज कैसे हो? अगर हमें पता हो कि TB होता कैसे है, तो कुछ फेफड़े वाले TB की बात कर लेते हैं, पता कैसे लगाना है कि TB है।
यदि किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी या बुखार है तो ये टीबी के लक्षण हैं, ठीक है। बुखार और खांसी के साथ खांसी में बलगम आता हो, बलगम के साथ साथ अगर खांसी में खून आता हो, इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर खून और बलगम आ रहा है ना, बार बार इंसान खांस रहा है और खून भी आ रहा है, तो मतलब छाती में कुछ बड़ा मेजर इन्फेक्शन है, तो खांस करके इन्फेक्शन की वजह से छाती में दर्द भी हो सकती है। तो हमने कितनी चीज़ें कर ली अभी, एक बुखार 2 हफ्ते से ज़्यादा, दूसरा खांसी, खांसी में क्या, बलगम में क्या, और खून के साथ साथ छाती में क्या, दर्द, ये याद हो गया। इसके साथ साथ इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ साथ हमें पसीना भी आएगा, चिल्स एंड राइगर बोलते हैं। चिल्स मतलब कि ठंड लग रही है, और राइगर मतलब कांप रही है बॉडी, है ना। और नाइट स्वेट्स, पसीना पड़ेगा, इतना पसीना पड़ेगा कि कई बार उसके कपड़े भी गीले हो जाते हैं। कौन सी चीज़ें पढ़ी हमने, चिल्स और राइगर, ठंड लगेगी और शरीर कम कांपेगा और पसीना, वेरी गुड। इसके साथ साथ भूख कम लगेगी, और भूख अगर कम लगेगी तो वजन क्या होगा उसका, तो याद हो गया सबको। तो एक बार हम सारे बोलेंगे कि क्या टीबी के लक्षण क्या क्या। पहले लक्षण, खांसी में क्या, बलगम में क्या, खून, और बलगम के साथ साथ छाती में, और फिर बुखार कब आएगा, रात के टाइम, और क्या होगा, ठंड लगेगी और शरीर कंपन आएगा, और पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, और भूख और वजन। अब इनमें से 2-3 चीजें भी अगर आपको याद रह जाती है, आपके घर में, पड़ोस में, कम्युनिटी में किसी इंसान को अगर ये सारे सिम्टम दिखने को मिलते हैं, तो उसको हमने हिदायत देनी है क्या, कि किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे बलगम की जांच होती है, वहाँ पर अपनी बलगम की जांच करवाएं। आप लोग अगर फील्ड में जाके काम करेंगे, आज भी किसी को अगर टीबी होता है तो लोग बोलते हैं कि भाई आसपास की जनता में पता ना चले कि मैं टीबी की दवाई खा रहा हूँ। हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना है, हमें इसको सर्दी जुकाम बुखार की तरह करना है, क्योंकि टीबी का मरीज अगर दवाई खा रहा है वो सिर्फ अपना भला नहीं कर रहा है, अपने परिवार का भला नहीं कर रहा है, बल्कि सारी कम्युनिटी का भला कर रहा है। तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो सामाजिक दायित्व भी निभा रहे हैं अपनी सेहत के साथ साथ, ठीक है। तो 2 टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट, तो बलगम की जांच होगी, वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, और दूसरा एक सीबी नेट होएगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट किया जाता है टीबी के बैक्टीरिया का। यदि पाया जाता है तो दवाई स्टार्ट होगी। बट अब अच्छी बात ये भी है हमारे पास, या फिर बुरी बात भी समझ सकते हैं, अच्छी बात ये कि अब सेंसिटिविटी का भी टेस्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस का भी टेस्ट हो रहा है, और बुरी बात ये कि हमारे अंदर भी अब रेजिस्टेंस केसेस भी आ रहे हैं, कि मान लो टीबी के लिए 4 दवाइयाँ चल रही थी, अब टीबी का बैक्टीरिया इतना शार्प स्मार्ट हो गया है कि उसने अपने अंदर ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर गया कि कई बार एक दवाई असर नहीं करती 4 में से, कई बार 2 दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, और कई केसेस में 3 दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही है। तो ट्रीटमेंट जो है वो और ज़्यादा महंगा और ज़्यादा लंबा हो जाता है हमारी जानकारी के अभाव में, और वो इतना महंगा कि कई ऐसे कैप्सूल हैं जो 15,000 रुपये के कैप्सूल और दिन में 2 कैप्सूल देने पड़ते हैं, और वो 6 महीने से 9 महीने तक आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो आप समझ सकते हैं सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। लगभग 3500-3600 करोड़ रुपये सरकार का खर्च सिर्फ टीबी के ऊपर है, इतना कि कई स्टेट्स का बजट भी नहीं है साल का जितना ये टीबी के ऊपर खर्च कर रही है हमारी भारत सरकार। यदि आप टाइमली टेस्ट करवा लें और 2 हफ्ते तक दवाइयाँ खा लें, ठीक है, उसके बाद टीबी का खतरा आपके आर पार के पड़ोस के लोगों को होने का खतरा कम हो जाएगा। मान लो कि किसी इंसान को अगर टीबी है और वो 2 हफ्ते दवाई खा लेता है, तो इनके परिवार वालों को जिनके साथ ये बिना मास्क के भी बात करते हैं, तो उनको वो टीबी का बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। ये तो रही बात, जो टीबी हमारे पास आ रहा है उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं, उसका हम इलाज कर रहे हैं। मैंने आपको इस समय ये बताया, ये ओशन ग्रुप की है, आपसे मैं इनसे पूछूंगा इन्होंने क्या काम किया टीबी का, क्योंकि मुझे लगता है कि आधे घंटे से हंसी जा रही है ये। उसके बाद टीबी का काम सिर्फ प्रेवलेंस और इंसिडेंस और डायग्नोसिस से नहीं चलेगा, क्योंकि आप काम कर रहे हैं टीबी के ऊपर, हमें स्क्रीन करना पड़ेगा, एक्टिव स्क्रीनिंग। आपको पता है कि संडे और हमारे ऐसे कैंपेन चल रहे हैं जिसमें हम एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं, घर घर जाके पूछते हैं ये सारे साइन और सिम्टम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और किसी में सिम्टम है तो हमारी आशा वर्कर बलगम को कलेक्ट करके उसका टेस्ट करवाती है। अब और भी ज़्यादा अच्छी टेक्निक हमारे पास सर आ गई है, जो पहले यहाँ पे नहीं था। इग्रा इंटरफेरोन लेवल पे ब्लड से का सैंपल लेंगे,
और उसको टेस्ट करा जाएगा। बड़ा महंगा टेस्ट है और उसकी सेंसिटिविटी जो वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हम स्क्रीन अच्छे तौर पे कर पाएंगे। मान लो कि हम लोग सारे यहाँ पे बैठे हैं, हमारे आस पड़ोस में कोई इंसान था जिसको टीबी हुआ था, या हम लोग कोई डायबिटीज के मरीज है, या किसी में कैंसर की कोई संभावना है, कैंसर की दवाई खा रहा है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, उस केस में हमारे ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। या फिर हमारे किसी आस पड़ोस में किसी क्लोज रिलेटिव में किसी ने टीबी की दवाई खाई हो, तो हमारे ब्लड के सैंपल लिए जाएंगे, उसका टेस्ट करा जाएगा इजरा का। अगर उसमें टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो हमारी प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट चलेगी। पर उस ट्रीटमेंट से पहले हमारे टेस्ट करवाए जाएंगे कि कहीं हमें एक्टिव टीबी है या हमारे पास टीबी होने के लक्षण है, टेंडेंसी है हमारे अंदर, या तो एक्टिव टीबी हो गया, उसका टेस्ट हो गई सीबी नेट हो, तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगी, है ना, क्योंकि हमने हिडन केस टाइम से पहले उठा लिया। और यदि उसमें क्या अंदर टेंडेंसी होगी कि हिडन बैक्टीरिया पड़ा हुआ है जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, तो हमारी प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट चलेगी, वो बच्चों में भी और बड़ों में भी, ताकि भविष्य में उसको टीबी ना हो और उसके थ्रू टीबी ना वो फैले। हमारा लक्ष्य है 2025 तक टीबी को ख़त्म करना। तो वो सिर्फ टीबी इस तरह से ख़त्म नहीं होगा कि लोग हमारे पास खुद आए, अब हमें लोगों के बीच में जा करके उन्हें चेक करना पड़ेगा। और ये जो सामाजिक तौर पे जो कठिनाई आने वाली है, जो MDR है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, अगर ऐसी खतरनाक बीमारी से अगर हमें निपटना तो हमें जल्द से जल्द इसका काम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी बता दो, अगर किसी को XDR है या MDR है और वो खांसता है, तो सामने वाले को भी XDR या MDR होगा, रेजिस्टेंट टीबी होगा, उसका नॉर्मल टीबी नहीं होगा। तो उस बेचारे को पता भी नहीं है, पर उसको वो दवाई वो कोर्स इतना लंबा करना पड़ेगा किसी और की अज्ञानता, अनअवेयरनेस की वजह से। तो लोगों के बीच में ये मैसेज जाए, लोगों के बीच में ये जागरूकता आए और लोग खुद जा करके इसमें बढ़ चढ़ के काम करें, हमारी हेल्प करें। इसलिए आप जनसाधारण को, अलग अलग संस्थाओं को, हेल्थ का डिपार्टमेंट तो कर ही रहा है, हमें जा करके लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि समाज की सेहत की बात हो रही है, उनको सेहतमंद करने की बात हो रही है। इसके बारे में किसी को कुछ और जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपका बताएं, पूछ सकते हैं, कुछ नहीं है। तो ब्लड कैंसर के लिए बड़े सारे रीजंस हैं, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन जो हमारे पास रहता है वो जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी है। जैसे आपके एक सेल बने ना यहाँ पे अलग अलग, वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी जिलियंस ऑफ सेल्स है, और उन जिलियंस ऑफ सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है। उन न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर हमारे कोडोन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहती है। जब उन कोडोन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है उसमें कोई म्यूटेशन होती है, तो उन म्यूटेशन की वजह से उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, तो वो आगे चल करके अलग अलग टाइप के कैंसर कोज करने में कैंसर कोज करते हैं। बट कई ऐसे एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स भी हैं, जैसे हमने टोबैको की बात कर ली। एक तो होगा कि जेनेटिकली चेंज आ रहा है किसी टाइम के बाद, एक है कि बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसकी वजह से वो म्यूटेशन हो रही है। तो इसीलिए हम बात करें जो जेनेटिकल लेवल पे है, जिसके अंदर वो जीन्स आ गए हैं, जिसके अंदर जो प्रॉब्लम होनी है वो तो होनी है, पर एक्सटर्नली जो चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को कंज्यूम करने से हम उसको कम करने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ये तो कोई नशा भी नहीं करता था, तब भी इसको कैंसर हो गया, है ना। तो उनको बताना पड़ेगा कि आनुवंशिक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स के थ्रू कई बीमारियाँ जाती हैं, उनमें से ये सारी बीमारियाँ भी है। अच्छी बात ये है कि बड़ी सारी बीमारियों के लिए इलाज भी उपलब्ध है अच्छे इंस्टीट्यूशन में, है ना। और कोई क्वेश्चन आसान सा पूछना है ना। पहली चीज़ तो सर ये हुआ ना, जैसे पिछले साल हमने टीवी का सर्वे किया था और हिमाचल में सबसे ज़्यादा किया, जिसमें 14 वॉलंटियर पूरे चंबा जिला में घूमे थे, ठीक है, और बड़े सारे केसेस उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, ठीक है सर। अभी हमें रिसेंट एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें धरवाला, भरमौर और बनीगेट हमें मिलेगा, जिसमें हम टूनेट वैन के थ्रू लोगों का चेक करेंगे। पर सर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब हम टीबी के बारे में बताते हैं ना, तो टीबी को लोग एक ऐसी बीमारी समझ के सोचते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी एक बीमारी। पहले तो लोग हमें सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहिए कि टीबी छुपाए नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसको टीबी है इससे दूर हट जाओ। तो पहले तो आप लोग बताओ कि जैसे हमें बीमार होते हैं, खांसी होती है, बुखार होती है, टीबी भी कोई इतनी बड़ी ऐसी कोई अछूत बीमारी नहीं है हमारे बीच में कि हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा ज़्यादा टाइम तक उसको छुपा के रखते हैं ना अपने आप, तब वो ज़्यादा बड़ी बीमारी बन जाती है। तो हमारा क्या होता है कि कोई अगर किसी को एक टीबी है तो वो एक सबसे पहली चीज़ वो ये समझ ले कि अगर वो हॉस्पिटल आता है तो कोई लंबा इसका प्रोसेस नहीं होता कि बहुत सालों तक उसको होगा। वो
थोड़े टाइम पीरियड में अगर रेगुलर दवाई खाता है तो वो इस चीज़ से बाहर आ जाता है। तो कम से कम हमारे आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, अपने थोड़े से नंबर लोगों के बीच में दें कि उनको, कई लोग होता है कि डायरेक्ट किसी के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, वो डायरेक्ट चाहते हैं कि मैं अगर टीबी पेशेंट भी हूँ तो डायरेक्ट मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मुझे मेडिसिन दे और मैं उस चीज़ से ठीक हो सकूँ। तो एक चीज़ सर, आप अपने जो अपने हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसको आप दीजिए, और दूसरा इस चीज़ में फोकस करें कि बताने में कि भाई टीबी एक ऐसी बीमारी नहीं है कि एक अछूत बीमारी नहीं है, अगर किसी को हो भी जाता है तो वो उसका इलाज हो सकता है और बड़ा इजीली हो जाता है। इसके बारे में ये बताऊंगा कि जैसे अभी हमने बात करी कि जैसे ओशन संस्था काम कर रही है, ऐसे ममता फाउंडेशन भी काम कर रही है, ऐसे बड़े सारी अलग अलग संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं कम्युनिटी लेवल पे। हमारे विभाग में जैसे ACF का सर्वे हो रहा है, ACF फोर्टनाइट भी आती है, इसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में या अब हर संडे जो है हमारे डिपार्टमेंट के लोग घर घर में जाकर के एक सेट नंबर ऑफ बॉक्सेस को कवर करते हैं, उनको अवेयर भी करते हैं टीबी के बारे में। इसके अलावा हमारे बड़े सारे 25 तारीख को हर हेल्थ वेलनेस सेंटर में निक्षय दिवस मनाया जाता है, जिसमें हम हाईलाइट करते हैं टीबी की बीमारी को, उससे बचने के तरीकों को और उसमें अवेयरनेस जनरेट करने को। और ये लगभग 60 के करीब CHOs हैं, 45 के करीब हमारे पास डॉक्टर्स हैं PSC लेवल पे। तो ये 100 से ऊपर के हेल्थ वेलनेस सेंटर में हर महीने जो है ये काम हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे महीने में लगभग 2 हेल्थ वेलनेस डेज मनाए जाते हैं। इन हेल्थ वेलनेस डेज में भी जो है हमारी ये कोशिश रहती है कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी के ऊपर भी लोगों को अवेयर करा जाए। इसके साथ साथ 14 तारीख को हेल्थ मेले का आयोजन जो है वो हेल्थ वेलनेस सेंटर पे किया जाता है। इसमें भी हमारा मेन फोकस टीबी की बीमारी पे रहता है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक जो हम बात कर रहे हैं तो ACF की फोर्टनाइट्स, हेल्थ वेलनेस मेला, हेल्थ वेलनेस डेज, निक्षय दिवस, इनके ज़रिए जो है हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना या निक्षय मित्र के थ्रू भी लोगों को हम जो है किट्स और लोगों को जो डाइटरी प्रोविजन सप्लीमेंट्स जो वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें लोग बढ़ चढ़ करके हमारा साथ भी दे रहे हैं। इसके अलावा जनमानस के सहयोग से जो भी आपके हमारे लिए कुछ सुझाव होंगे उनको हम अपने उचित माध्यम के थ्रू ऊपर तक भी पहुंचाएंगे, ताकि ये पूरे हिमाचल के लेवल पे और ज़्यादा अच्छे सुझाव हो तो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे भी उसको अप्लाई किया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है कि हम अपने हिमाचल को, चंबा को टीबी से मुक्त करें और मुक्त करने के लिए अवेयरनेस के साथ साथ ट्रीटमेंट और टाइमली इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और मैं ये बता दूं कि कोविड इतना खतरनाक नहीं था, टीबी उससे कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक है। जिनको कोविड हुआ था उनके साथ हम मिलजुल करके बैठते हैं, वैसे टीबी के मरीज भी हैं, कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है जब तक वो इन्फेक्शन दे सकता है। अगर टाइमली उनको ट्रीट कर लेते हैं, उनकी दवाई स्टार्ट हो जाती है तो इन्फेक्शन नहीं दे पाएंगे। बट कोशिश हमारी ये रहेगी कि अब टीबी के मरीज नहीं, एक्टिव मरीज नहीं, जिनके में अभी ये टीबी का कोई लक्षण नहीं है, उनको भी हम टेस्ट करवाएं, उनकी भी हम प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट कराएं, ताकि भविष्य में उनको टीबी होने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाए। समझ रहे हैं? तो टीबी के केसेस तो आते रहेंगे, पर वो नंबर अब धीरे धीरे डाउन जाएगा। ये हो सकता है तब जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और फील्ड में उतरे और जन जागरण का काम करें। धन्यवाद। चंबा में तो चलो मेडिकल कॉलेज है, बट चंबा, तीसा, पांगी बहुत किया तो बहुत सारी जगह LT नहीं बैठे हैं, तो उनके लिए क्या है कि वहाँ पे जाके सैंपल्स आपको कलेक्ट करके उनको चंबा आना पड़ेगा लास्ट वीक, क्योंकि मीडिया के सामने तो हम बहुत सारे लोग फंसाने की कोशिश करें, बट आई एम स्मार्ट। ऐसे कि हर ब्लॉक में हमारे TU यूनिट्स हैं। TU यूनिट्स में या तो लैब टेक्नीशियन सरकार के द्वारा रखे गए हैं या आउटसोर्स पे हमारे जो लैब टेक्नीशियंस हैं किसी और लैब के साथ, प्राइवेट लैब में पहले होता था, उनके साथ हमारा MOU साइन हो रखा होता था सरकार का। बट अब के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि कर्सना लैब टेक्नोसिस के साथ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का MOU हुआ साइन। हर PSC में जो है वो ये लैब बनी है, जहाँ पे ये कई सेंटर में ये एज ए हब का काम करेंगे और कई सेंटर पे ये स्पोक्स का काम करेंगे। CH या मेडिकल कॉलेज के लेवल पे ये हब का काम करेंगे। बड़ी लैब होगी जहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह होंगे, सारी इनकी मशीनरी होगी। स्पोक्स में सिर्फ सैंपल कलेक्शन होगी, और ये सैंपल कलेक्शन जो है वो फील्ड लेवल से, सब सेंटर लेवल से भी हो सकती है या करने जाने का प्रबंध है। आप समझ रहे हैं? और ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे पास लैब की कमी है।
अब लैब जब सरकार अपॉइंट करेंगी तब करेंगी, जगह जगह पे पॉइंट हो रहे भी हैं, पर जब तक नहीं है तब तक प्राइवेट MOU जो हमारा साइन हो उसके थ्रू सरकार ने व्यवस्था कर दी है और बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है। बड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए ये टेस्ट करे जा रहे हैं। आपके लिए ये भी बात मैं करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो बड़े दूर दराज की आप बात कर रहे हैं, तो हम एक यहाँ पे ड्रोन का कंसेप्ट भी आ रहा है कि मान लो कि बड़ी दूर जाकर जगह पे जहाँ पे 5 घंटे चलना पड़ता है, तो उसके आने वाले समय में हम रेकी करवाने वाले हैं ताकि हमारा सैंपल वहाँ से ड्रोन के थ्रू ही आए। बट ये अभी फाइलों में चल रहे हैं, बट जल्दी जब कंसेप्ट अगर आ गया है तो 6 महीने साल में हम ये भी देखेंगे कि दवाइयाँ, वैक्सीनेशन या फिर TB के सैंपल जो है या TB की दवाइयाँ उन लोगों को वो दूर दूर जो जगह से आने वाले हैं या मौसम के प्रतिकूल प्रभाव ना होने की वजह से जिनको एडवर्स कंडीशन में दूर दूर जाना पड़ता है, तो स्वास्थ्य विभाग की कोशिश रहेगी कि उनकी ये तकलीफ को भी दूर किया जाए कम से कम समय में। और कोई क्वेश्चन आपका? इसका मेरे को आइडिया नहीं, पर गाइड हो तो 500 और उनको लेके जाते हो तो जो लेके जाता है उसको भी गवर्नमेंट जो है 500 रुपये। छुट्टी वाला टाइम ऐसे करना, मुझे लगने वाली ना